नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं केमिस्ट्री की हमारी पाठशाला चल रही है रोज़ हमारे संजय पांडे क्लासेस में। हमारी कोचिंग जो है वो पत्रिका चौराहा पे स्थित है। आप ज़रूर आके एक बार फिजिकली क्लासेस अटेंड करके देखिए। यहाँ पे चारों सब्जेक्ट चलते हैं और हमारी मॉर्निंग में भी बैचेस चलती हैं, इवनिंग में भी बैचेस चलती हैं। तो आप ज़रूर आके एक बार फिजिकली अटेंड करिए। सुबह हमारी जो बैचेस चलती हैं वो 8 to 10 12th की क्लास चलती है केमिस्ट्री की, और 10 to 12 11th की क्लास चलती है। इस समय 11th में चल रहा है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर जिसका चल रहा है लेक्चर 9। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 9 को और हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक। अच्छा भाई साहब सुनिए, सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या होता है एटॉमिक मास? अच्छा, मैं केमिस्ट्री का पहले ही बता दूं आपको कि फिजिक्स में आपको जो भी अंतर करना हो मास वेट, जिसमें कि वो वेट ग्रेविटी फोर्स होती है, मास ये होता है वो होता है, केमिस्ट्री में कोई अंतर नहीं चलता। केमिस्ट्री में एटॉमिक मास भी वही चीज़ है, एटॉमिक वेट भी वही चीज़ है। जब हम एटॉमिक वेट बोल रहे हैं तब भी हमें एटॉमिक मास ही निकालना है, जब हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं तब भी हमें एटॉमिक मास ही निकालना है। दोनों को ग्राम में निकालेंगे, इसमें कोई फोर्स का कुछ लोचा नहीं है। ठीक है, तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, आइए पढ़ते हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, सबके नाम पे जाएंगे। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम क्या बोलेंगे? किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम बोलेंगे एटॉमिक मास। यानी कि एक एटम के मास को हम बोलेंगे एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। ठीक है, एक एटम के मास को। अच्छा, सिमिलरली होता है मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली होता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी एक मॉलिक्यूल के वेट को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। किसी भी एक मॉलिक्यूल के वेट को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। अब आप बोलोगे सर इसमें नई चीज क्या है? नई चीज इसमें यह है कि आप सोचो एटम कितना छोटा पार्टिकल होता है, कितना छोटा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना छोटा। तो सर उसके उतने छोटे पार्टिकल का मास नापा कैसे जाए? हम मास कैसे नापते हैं ये बताइए। हम मास कैसे नापते हैं बताइए। अरे जैसे मेरा मास है मान लो 57 किलो, ठीक है। अभी मैंने कैसे नापा कि मेरा मास 57 किलो है? या वो भी छोड़ो, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तुम मेरे को ये बताओ कि बाजार में तुम गए आलू खरीदने, तुमको खरीदने 2 किलो आलू। तुमको कैसे पता चला वो 2 किलो आलू है? वेट करेंगे। किस चीज से वेट करेंगे? तराजू से। भाई पहले के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं होती थी ना। पहले के ज़माने में क्या होती थी? तराजू। और तराजू ही हमें असली प्रिंसिपल बताते हैं। वेट करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कंपैरिजन। क्या है? कंपैरिजन। और कंपैरिजन किसी सेट स्टैंडर्ड से। अब की ये आपके पास नई एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आपके पास जो है नहीं है, मतलब नई एनसीईआरटी, न्यू वाली एनसीईआरटी है। नई वाली एनसीईआरटी में तो खराब डेफिनेशन दी गई है सब कुछ। नहीं तो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसमें मेरे को याद है आज भी 1 kg की डेफिनेशन दी थी। और वो डेफिनेशन क्या थी? 1 kg इज द मास ऑफ अ रॉड, जो कि कहीं स्विट्जरलैंड या कहीं पे रखा हुआ था। एक रॉड रख दिया गया स्टैंडर्ड, एक रॉड इरिडियम का, प्लैटिनम किसी एलिमेंट का एक रॉड रख दिया गया और उसके मास को मान लिया गया 1 kg। और फिर सारा जो मेजरमेंट था जो भी मेजरमेंट था वेट का, सब उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो वेट करने का या मास मेजर करने का जो सबसे बेसिक तरीका है वो है कंपैरिजन। हम किसी के कंपैरिजन में वेट करते हैं, हम किसी के कंपैरिजन में मास मेजर करते हैं। आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप अगर बोलते हैं कि भैया 2 किलो आलू दे दो, तो भैया क्या करते हैं?
भैया पहले अपने तराजू के एक साइड पे 2 किलो का या 1 किलो का 2 बट्टा रखेंगे, उसको बट्टा बोलते हैं, वो जो लोहे का रखते हैं उसको बट्टा बोलते हैं। तो पहले वो वेट रखेंगे उस साइड, और फिर वो आलू रखेंगे, और फिर वो देखेंगे कि दोनों साइड बैलेंस हो रहा है कि नहीं। एक कांटा लगा होता है, जब कांटा बराबर आ जाएगा तो भैया बोलेंगे हाँ 2 किलो आलू हो गया, ले जाइए। तो वेट करने का या मास मेजर करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है? कंपैरिजन। हमने जब 2 किलो आलू खरीदे तो हमने कंपैरिजन किससे किया? एक सेट स्टैंडर्ड से। सेट स्टैंडर्ड जो कि 1 किलो का उनके पास बट्टा रखा था या 2 किलो का बट्टा रखा था, वो सेट स्टैंडर्ड है। अब मान लो भैया बहुत चालाक है, उसमें लिखा है वो बट्टे पे 1 किलो, पर है असल में 750 ग्राम का, 500 ग्राम का, तब तुम बन गए। तो सेट स्टैंडर्ड से हमेशा हम वेट लेंगे। अच्छा, अब केमिस्ट्री में सेट स्टैंडर्ड क्या है भाई साहब? केमिस्ट्री में भी कोई सेट स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं यार कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको पकड़ो, जो सबसे लाइट हो, और उसके मास को मान लो 1, उसके मास को मान लो 1, मान लो जो सबसे छोटा एलिमेंट हो उसको पकड़ो और उसके मास को 1 मान लो, और उसके कंपैरिजन में हम सारे मासेस को निकालेंगे। क्या करेंगे? उसके कंपैरिजन में हम बाकी सारे मासेस को निकालेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला? साइंटिस्ट ने बोला कि हम भाई साहब हाइड्रोजन को पकड़ना है। हाइड्रोजन वॉज द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन सबसे हल्का। तो साइंटिस्ट ने बोला हम हाइड्रोजन को पकड़ना है और इसके मास को हम 1 असाइन कर देना, 1। हाइड्रोजन का मास 1 रख दिया गया, 1। अब बाकी सारे एलिमेंट को वेट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम तराजू लेंगे ना, हम तराजू लेंगे। क्या करेंगे? तराजू। मुझे तराजू बनाने आती नहीं है, पर कैसे बनती है तराजू? अरे यार वाईफाई तो चल रहा है ना। तराजू, इमेजेस, ये तराजू आ गया। अब सुनो, अब सुनो, इसको ला सकते हैं क्या यहाँ पे? कैसे भी करके कुछ तो होता है ना, क्लिप टूल करके कुछ तो होता है ना, स्निप टूल, ये कुछ होता है शायद, ये होता है ना। मान लो मुझे इसको लाना है, नाइस, दिस इज नाइस। ठीक है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, ओह गुड, मैं भी नया सीख रहा हूं। सुनिए, अब मैं क्या करूंगा? जब मुझे किसी एलिमेंट का मास मेजर करना होगा तो मैं सबसे पहले उस एलिमेंट को यहां पे रखूंगा। ठीक है, मान लो मुझे ऑक्सीजन के 1 एटम का मास मेजर करना है। ठीक है, ऑक्सीजन के मुझे 1 एटम का मास मेजर करना है, तो मैं ऑक्सीजन एटम को यहां पे रख दिया। कुछ वो लेते हैं, हाँ, ऑक्सीजन के 1 एटम को मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब ये कांटा इधर झुक गया, तराजू इस साइड हो गई नहीं पूरी। अब मैंने क्या किया? मैंने हाइड्रोजन के एटम्स को यहां पे रखना स्टार्ट किया। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास मैंने 1 मान लिया था। अब मैंने धीरे धीरे क्या किया? मैंने हाइड्रोजन के एक एटम्स को यहां पे रखना स्टार्ट किया और देखा कि अब थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है, और जैसे जैसे बैलेंस होगा मैं और एटम्स रखते जाऊंगा। जैसे जैसे मैंने रखते गया, मैं देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 हुआ। जब मैं ऐसे करते 16 हाइड्रोजन के एटम्स रख पाया यहां पे, तो मैंने देखा कि कांटा एकदम बीच में आ गया। मैंने क्या देखा? कांटा एकदम बीच में आ गया। तो इससे मुझे क्या पता चला? बताइए, इससे हम इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होगा 16। 16 हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास हमने 1 असाइन कर दिया। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास हमने 1 असाइन कर दिया, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना हो जाएगा? 16, बस 16। इसी तरह हमने नाइट्रोजन का नाप दिया, लिथियम का नाप दिया, सबका नाप दिया। ठीक है, सबके कुछ मास आ गए। अच्छा, अब साइंटिस्ट को इसमें कुछ दिक्कत नजर आई। वो दिक्कत हम बाद में चर्चा करेंगे, क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत नजर आई इसमें। तो फिर 1961 में एक बैठक बैठी, चर्चा ऐसा होती है ना, चाय पानी नाश्ता वाली।
तो चर्चा बैठी IUPAC की, क्या यार ये दिक्कत लग रही है, वो दिक्कत लग रही है, सब लोग रोने लगे। तो फिर अपन ने खड़े होकर बोला कि ऐसा कुछ दूसरा करते हैं, फिर जब हाइड्रोजन सबको इतनी तकलीफ है तो कुछ दूसरा कन्वेंशन सेट करते हैं। तो फिर कार्बन 12 बहुत ही अबंडेंटली नेचर में पाया जाने वाला कार्बन 12, कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं मेनली। कितने आइसोटोप? क्या आपको आइसोटोप पता है? नहीं, आपको आइसोटोप नहीं पता? सुनिए, आइसोटोप्स क्या क्या? नहीं भाई, वो एलोट्रोप्स होते हैं, वो एलोट्रोप्स होते हैं, आइसोटोप नहीं। एलोट्रोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। क्लास में कभी भी आए पहले पता कर लें कि क्लास में चल क्या रहा है। मैं आज की बात नहीं कर रहा, कभी भी जब भी क्लास में, किसी भी क्लास में और किसी भी टीचर क्लास में, तो पढ़ाई का बेसिक रूल है पहले पता कर लें चल क्या रहा है क्लास में, और पहले से टॉपिक पढ़ के आएँ। एक बार कुछ नहीं तो रीडिंग मार के आएँ, आप अपना एफर्ट लगा के आएँ। बाकी तो टीचर का एफर्ट होता है, वो कैसे समझाता है वो उसका एफर्ट होता है, पर पहले से पता कर लें कि क्लास में चल क्या रहा है। ठीक है, अब सुनिए, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर दो सब्सटेंसेस which have same atomic number but different atomic weight। मतलब वो सब्सटेंसेस जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। अगर किन्हीं दो सब्सटेंसेस के एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका क्या मतलब है? दे बिलोंग टू सेम एलिमेंट। वो एलिमेंट तो सेम ही है भाई, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो वो सेम ही एलिमेंट हुआ ना। एटॉमिक नंबर इज जस्ट लाइक आपका आधार नंबर, सबका एक एक इंडिविजुअल होता है। अगर दो एलिमेंट के दो अलग अलग स्पीशीज के एटॉमिक नंबर सेम है, उसका केवल और केवल एक मतलब है कि दोनों सेम एलिमेंट हैं। ठीक है, तो दो सैंपल ले लिए मैंने सेम एलिमेंट के, पर उनके मास डिफरेंट डिफरेंट है, उनके मासेस अलग अलग हैं। जैसे क्लोरीन 37, क्लोरीन 35, क्या दोनों के एटॉमिक नंबर 17 हैं? दोनों के एटॉमिक नंबर 17 हैं, पर एक सैंपल का मास होता है 35, एक सैंपल का मास होता है 37। एक सैंपल का मास होता है 35, एक सैंपल का मास होता है 37। ठीक है, अच्छा ऐसे ही और भी एग्जांपल होते हैं। जैसे अभी मैं कार्बन 12 का बता रहा था, तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास जिसका एटॉमिक नंबर है 6, जिसका एटॉमिक नंबर है 6। आप उसके 3 साइलेंट कर लिए, या कोई कॉल को ले सकते हैं। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। अब उसके 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 12 मास वाला, एक होता है 13 मास वाला, और एक होता है 14 मास वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अबंडेंट होता है ये वाला 12, कार्बन 12। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन 12। तो आइसोटोप क्या चीज है? आइसोटोप्स आर दो सब्सटेंसेस which have same atomic number but different atomic mass। Isotopes are those substances which have same atomic number but different atomic mass। What are isobars? Isobars are those substances which have same atomic mass but different atomic number। उनके एटॉमिक मास सेम होंगे, दोनों अलग अलग स्पीशी है, उनके एटॉमिक मास सेम होंगे, पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे आर्गन नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। 40 वाले कैल्शियम जो है, ये क्या हो गया? अच्छा, ये कैसे दब गया भाई? व्हाट द हेल? हाँ देखिए इधर सुनिए, जो हमारा 18 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, कौन सा है? आर्गन। इसका भी मास 39 है
और जो हमारा 19 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है यानी कि पोटेशियम, इसका भी मास 39 है। यानी कि दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटोप। व्हाट आर एलोट्रोप्स? जैसा कि आपने अगर छेड़ी दिया बात तो एलोट्रोप भी देख लेते हैं, ग्राफाइट और वो। एलोट्रोप्स वो सब्सटेंसेस होते हैं सेम एलिमेंट के ही अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स, सेम एलिमेंट के ही अलग अलग फिजिकल फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। सेम एलिमेंट के ही अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जिसको नोट करना है कर ले, मैं बोल रहा हूं। और नोट्स हमेशा अपनी भाषा में बनाने का ट्राई करें, खुद से बनाने का ट्राई करें। टीचर जो बोल रहा है वो पहले आप समझिए और उसके बाद लिखिए। ये नहीं कि टीचर ने जो भी बोला वो लिख लिया। टीचर ने जो बोला वो उसको याद है, वो आपके कोई काम नहीं आएगा। एलोट्रोप्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल। आइसोटोप वो सब्सटेंसेस हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि सेम एलिमेंट है बट ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सेम एलिमेंट बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। हो गया? क्या आपको आइसोटोप समझ में आया है, आइसोबार समझ में आया, एलोट्रोप समझ में आया है? ठीक है। कुछ भी ना समझ में आया तुरंत तुरंत पूछेंगे, मुझसे शर्माने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एटॉमिक नंबर्स नहीं होते हैं, एटॉमिक अलग अलग होते हैं। एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास इज डिफरेंट। हिस्ट्री विस्ट्री मत पढ़िएगा, बस बेसिक चैप्टर पढ़िएगा एनसीईआरटी से। हिस्ट्री मन करे तो पढ़ लीजिएगा, कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको टाइम लगेगा। हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। सुनिए, अब देखिए मैं क्या बोल रहा था कि साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा है, कार्बन 12 एक आइसोटोप है। कार्बन 12 एक आइसोटोप है। अब हम हाइड्रोजन को रेफरेंस ना मान के, जैसे हमने हाइड्रोजन का मास 1 मान लिया था, कार्बन 12 एक आइसोटोप है, उसके मास को हम क्या मानेंगे? 12 AMU। कार्बन 12 एक आइसोटोप है, कार्बन 12 एक आइसोटोप है, उसके एक एटम के मास को हम क्या मान लेंगे? 12 AMU। उसके एक एटम को हम मान लेंगे मास को 12 AMU। कार्बन 12 के एक एटम के मास को हम मान लेंगे 12 AMU, और यही होगा हमारा रेफरेंस। ठीक है? और फिर हम निकालेंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। हम क्या निकालेंगे? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज वेरी नाइस 1 AMU। गुड, 1 AMU। ठीक है,
अब इसी 1 AMU के कंपैरिजन में, पहले हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मान रहे थे 1, अब इसी 1 AMU के कंपैरिजन में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को नापेंगे। क्या करेंगे? सारे के सारे एलिमेंट्स को नापेंगे। तो असल में देखा गया कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही आता है, 1.008 AMU आता है, 1 ही मान लेंगे। अब देखिए, अब मुझे किसी भी एलिमेंट को नापना हुआ तो मैंने एक साइड तराजू रखा, तराजू पे एलिमेंट रखा, इस साइड 1 AMU रखना स्टार्ट किया, 1 AMU 1 AMU 1 AMU 1 AMU। ऑक्सीजन को रखा तो 16 बार मुझे 1 AMU रखना पड़ा, 16 बार मुझे 1 AMU रखना पड़ा, तब जाके काटा बैलेंस हुआ। तो ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा एक एटम का? 16 AMU, 16 AMU। नाइट्रोजन का 14 AMU, सल्फर का 32 AMU। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, धीरे 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 याद हो जाएगा, आप बस समझते रहिएगा। कुछ कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए क्योंकि हर बार क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है। हाँ, जैसे जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ। देखिए जैसे हाइड्रोजन, अच्छा पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 1 AMU की ग्राम में क्या वैल्यू होती है। जैसे पहले तो ये 1 AMU यही चल रहा था, बच्चों वाला खेल। उसके बाद जब हमारे पास मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई, हमारे पास अच्छे अच्छे साइंटिफिक टूल्स आए, तो 1 AMU की प्रिसाइज वैल्यू निकाली गई। मतलब एक, तब हमारे पास पॉसिबल हो चुका था कि हम एक एटम का मास निकालें अच्छे अच्छे टूल्स आने के बाद। तो 1 AMU की प्रिसाइज वैल्यू निकाली गई, तो वैल्यू आई 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये वैल्यू आपकी जुबान पर छप जानी चाहिए, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार बोलेंगे। 1 AMU इज इक्वल टू 10 की पावर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, अब सुनिए, अब देखिए कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन स्टार्ट करिए। हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। एक एटम हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। एक एटम हीलियम का मास होता है 2 AMU, पक्का? 4 AMU, 4 AMU, ठीक है। एक एटम लिथियम का मास होता है, आप पीरियोडिक टेबल खोल के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास हो तो। नहीं नहीं मेरा केयरफुली कर ये कोई अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को पीरियोडिक टेबल दिखा तो मैंने ले लिया। ये देखिए, यहाँ पे जो नंबर दिया है ना, जो मेरा माइक निकाल दीजिए, ये देखिए, ये तो है एटॉमिक नंबर सबके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब एटॉमिक नंबर है। फिर ये देखिए, ये जो है 1.0080, 4.0026, 6.94, ये है मास इन AMU बोल सकते हैं, ठीक है। यही आप आगे देखेंगे, यही मोलर मासेस भी हैं, ठीक है। हम AMU की जगह ग्राम लगा देंगे तो मोलर मास हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप अभी से याद करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको देखते रहिए। और देखिए हाइड्रोजन 1 AMU, हाँ हाइड्रोजन 1 AMU, हीलियम का मास ये सब एक एटम के मासेस हैं। पहले हम एक एटम की चर्चा कर रहे हैं अभी।
अभी हम मोल वोल पे जा ही नहीं रहे कि मोल क्या होता है, फलाना में कुछ पता ही नहीं, हम एक एटम की बस चर्चा कर रहे हैं। तो एक एटम हाइड्रोजन का मास 1 AMU, एक हीलियम का मास 4 AMU, एक लिथियम का मास 7 AMU ऑलमोस्ट, एक बेरिलियम एटम का मास 9 AMU, एक बोरॉन एटम का मास 11 मानेंगे 11 AMU, एक कार्बन एटम का मास 12 AMU, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU, एक फ्लोरीन एटम का मास 19 AMU, एक हीलियम एटम का मास कितना 20, कितना हीलियम का 20 21, हीलियम, ओ सॉरी हीलियम बोल रहा, नियॉन सॉरी 20। अब सुनिए, ये हो गया नियॉन तक। अब हमें केवल काम की चीज़ें देखनी है, काम की चीज़ें जैसे फॉस्फोरस 31 AMU, सल्फर 32 AMU, अच्छा सोडियम वोडियम भी काम का है, सोडियम भी 23 AMU। और घबराएंगे नहीं, सब आपको धीरे धीरे याद होगा, एक साथ कुछ भी नहीं याद होता। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आज आप ऐसा है सर से DPP 1 मांग लीजिएगा 11th की जो मैंने बनाई है, वो आप संजय पांडे सर से मांग लीजिएगा। और अभी मैं मोलर मास वगैरह पढ़ा दे रहा हूँ, आप जाके मोलर वो पूरी DPP करेंगे बैठ के। 76 कंपाउंड दिए हैं, सबके मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है, और वो DPP ध्यान से रखिएगा, वो 12th तक आपके काम आएगी। ठीक है, क्यों काम आएगी वो आपको अभी नहीं पता। तो सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU, मैग्नीशियम के एक एटम का मास 24 AMU, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का एक एटम का मास 27 AMU। कुछ भी एक साथ याद नहीं होता, सब धीरे धीरे याद होता है। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, ये सब याद करने वाली चीज़ें। ठीक, ये सब आ गया एक एटम का मास। अच्छा अब बताइए, सुनिए कि मेरे को एक एटम का मास AMU में पता है। अब मान लीजिए किसी ने बोल दिया मेरे को, किसी ने गुस्सा के बैठ कुछ नहीं याद है उनको, ग्राम में कन्वर्ट करके दिखाओ तो माने, ग्राम में कन्वर्ट करके दिखाओ तो माने, क्या कर लेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में कन्वर्ट करके दिखाइए, क्या 16 AMU होता है? और एक AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो क्या 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये हो गया ग्राम में एक एटम ऑक्सीजन का वैल्यू। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, शानदार। अब सुनिए, आपको इतना आ गया। चलिए मान लीजिए मुझे निकालनी है H2SO4 की वैल्यू, एक मॉलिक्यूल H2SO4 की वैल्यू, एक मॉलिक्यूल H2SO4 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? पहले देखिए, पहला एग्जांपल देखिए। क्या मुझे इसमें दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 H के एटम है, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, और क्या मुझे हाइड्रोजन का एटम का भी एक एटम का मास पता है, सल्फर के भी एक एटम का मास पता है, ऑक्सीजन के भी एक एटम का मास पता है। तो क्या मैं पूरे H2SO4 मॉलिक्यूल का मास निकाल सकता हूं, एक मॉलिक्यूल का? तो देखिए कैसे निकाल रहा हूं। एक हाइड्रोजन एटम का मास इज 1, पहले 1 AMU होता है ना, पहले 1 मान के चलूंगा, तो 2 इंटू 1, ठीक, प्लस एक सल्फर एटम का मास होता है 32 AMU, तो मैं 32 लिख दूं, प्लस 32। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU, तो क्या मैं 16 इंटू 4 लिख दूं, क्योंकि 4 एटम है। तो टोटल क्या आ गया, सुनिए, 2 प्लस 32 प्लस 64, ये आ गया 98 AMU। आगे लगा देंगे। क्या एक H2SO4 मॉलिक्यूल का मास 98 AMU आ गया? इसको निकालने में कोई दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत? पक्का? तो जल्दी से मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूं, सबके आप मासेस निकालेंगे इन AMU, H2O, NH3, CO2, और जिसका भी आपको मास नहीं पता होगा, जिस भी एलिमेंट का, आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, 18 AMU, गुड।
एन का 14 होता है, 14 17 एएमयू, गुड। सी का 12 होता है, सी का 12 होता है, और ओ का 16, 44 एएमयू, गुड। 48 ना, 48 एएमयू। एन का 14 होता है ना, 28, 32 एएमयू। अच्छा, अब सुनिए, Na के एक एटम का मास होता है 23 एंड Cl के एक एटम का मास होता है 35.5। कुछ चीजें लिखते भी चलिए। 23 Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। एमयू लगाते रहिएगा, अभी आप एमयू लगा रहे हैं, बाद में ग्राम लगाएंगे, वो सब लगाते रहिए, बस आपको पहले नंबर याद होना चाहिए। Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। तो कितना है NaCl का, कितना आया 58.5 एएमयू। कितने लोगों को इसी जोड़ घटाने में दिक्कत हो जाती है? क्या आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है? नहीं ना। अच्छा, के के एक एटम का मास होता है 39, पोटेशियम का 35.5 लिखिए, Cl का 35.5 लिखिए, 74.5, गुड। 39 जतिन हो रहा है 74.5 एएमयू। और करेंगे, और किया जाए। 36.5, गुड। इसका N का 14 था, अरे 14, एक 15, 15 और 48, 63, गुड गुड शाश्वत, गुड। छोटी छोटी कैलकुलेशन, छोटी छोटी। HNO2 कितना? नाइट्रोजन 14, 115 एंड 15 प्लस 32, 15 प्लस 32 47 ना। ये आप अच्छा कर रहे हैं कि आप लिख नहीं रहे हैं, मतलब केवल मासेस लिखिए, बाकी जो कैलकुलेशन वाला काम है दिमाग में करिए। कैलकुलेशन वाला काम दिमाग में, क्या कैलकुलेशन वाला काम मैं बोल रहा हूँ दिमाग में करने का ट्राई करिए, और जो मासेस है वो लिख लीजिए, जिसका मास आपको नहीं पता है वो लिख लीजिए। कैलकुलेशन वाला काम दिमाग में 106, N2O5 HNO2 का आपका आया, HNO2 को देख लीजिए, पहले उनको देख लीजिए, गौरव को सब तक बाकी निकालिए, आप बाकी निकालिए। किसका? नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, Na का 23। अच्छा, इस साइड का तो हो गया ना, इस साइड का रब करो। क्या अब आपको मासेस कैलकुलेट करने आ रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है? कौन सा? ये है आपका ऑक्सीजन इज 16 इंटू 5, 80 प्लस 28, 108, 80 प्लस 28 हुआ ना 96। O4 इज 64, 98, O4 इज 64 प्लस 20, 96। एक मिनट, 64 प्लस 28, 64 प्लस 28,
अरे 64 प्लस 28 92 हुआ भाई। NO2 46 N2O4 92 ठीक है। Mg is 24 Mg is 24 Mg is 24 हाँ 95 32 S is 32 हाँ 32 120 इसका AL2O3 AL का होता है 27 AL is 27 क्या आपको दिख गया है कि केवल जोड़ घटाने वाला काम है 1 क्या इसमें और कुछ भी कोई भी चीज लग रही है? केवल जोड़ घटाना है, आपको पता होना चाहिए। जोड़ घटा लेंगे। C2H6 का निकालिए C2H6 12 नाइट्रोजन का 14 होता है कितना 30 सही। C2 12 इंटू 2 24 प्लस 6 30 C2H6 ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा बस आप एटॉमिक मास और ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीख गए। अब आइए अगले पार्ट में चलते हैं। मोल। मोल क्या होता है बताइए? मोल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मोल क्या होता है सोचिए। ये देखा है ये केला, जब आप केला खरीदने जाते हैं भैया से क्या बोलते हैं? एक डजन दे दो भैया। तो भैया क्या करते हैं? 12 केला निकाल के दे देते हैं आपको। अच्छा मतलब भैया ने समझ लिया है कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक डजन में 12 केले होते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो उस पर मत जाइएगा, जो मैं समझा रहा हूं उस पर जाइएगा। मतलब भैया ने ये समझ लिया है कि एक डजन में 12 केले होते हैं। वैसे ही जब आप किसी साइंटिस्ट या केमिस्ट के पास जाके बोलेंगे भैया 1 मोल, तो उसने ये समझ के रखा है कि 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स। एक रैंडम नंबर, एक नंबर है, रैंडम नहीं है, ये पूरी साइंटिफिक उससे आया है। एवोगैड्रो नंबर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। 022 लिखिए। किसी किसी बुक में 022 लिखा रहता है, किसी किसी बुक में 023 लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको जो लेना आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में 022 लिखा हुआ है, मैं जनरली 023 यूज करता हूँ। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये बिल्कुल डजन की तरह है कि जब आप बोलोगे भैया 1 डजन केले दे तो भैया 12 केले दे देंगे। ये मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। डजन और मोल क्या है? काउंटिंग यूनिट्स। काउंटिंग यूनिट में क्या है कि जब आप एक यूनिट बोलोगे तो सामने से मतलब सामने वाला आपके मुंह पे एक नंबर फेंकेगा। जब आप एक यूनिट बोलोगे अपने मुंह से तो सामने वाला आपके मुंह पे एक नंबर फेंकेगा। आपने बोला 1 डजन, उसने 12 केले निकाल के फेंक दिया मुंह पे। 1 मोल बोलोगे तो साइंटिस्ट बोल देगा 6.023 बोल देगा ना। अच्छा अब ये जो यूनिट्स है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तुम 1 मोल पैसा बोल दो, 1 मोल रुपया बोल दो, 1 मोल रुपया हो जाएगा। लेकिन 1 मोल रुपया फिजिबल नहीं है, फिजिबल है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर है, आप समझिए कि अभी मैं आपको बहुत मतलब 2-3 क्लास बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा कि 2-3 बाद क्लास क्यों, 2-3 क्लास बाद नहीं, अभी करिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। आपने ये लिख लिया ना कि 1 मोल किसी भी चीज का 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स। ये लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन लिखिए। इफ वी हैव 1 मोल रुपीज, आय हाय हाय सपने, इफ वी हैव 1 मोल रुपीज and we spend
and we spend 1 crore rupees per second. If we have 1 mole rupees and we spend 1 crore rupees per second, then after how much time our bank account will be empty? हम लोग के पास 1 मोल रुपया है और हम लोग 1 करोड़ पर सेकंड के हिसाब से खर्च कर रहे हैं, तो कितने टाइम बाद हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा बताइए? ट्राई, सच में ट्राई करिए, ट्राई एक बार ट्राई करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा नंबर है। और ये इतना बड़ा नंबर है इसलिए इसको हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, हम केवल इसको केमिस्ट्री के छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं। करिए करिए, कुछ नहीं, बस डिवाइड वाइड करना है। 10 to the power 20 to 15 units, 16 units. सवाल पढ़िए। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल यह है कि कितने दिनों में खर्च होगा? चलिए, कितने दिनों में हमारा बैंक अकाउंट खाली होगा? कितने दिनों में? इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? एक दिन में भाई, एक घंटे में 3600 होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 × 3600, बस निकाल लो। एक मोल रुपया मिला हुआ है भाई हमारे पास, 1 मोल रुपया। कितनी पुश्तें हमारी बैठ के खाएंगी ये बताओ? हाँ? करिए, ट्राई करिए, हाथ चलाइए, तभी आपको आइडिया लगेगा। कैलकुलेटर का यूज किया जा सकता है। आपके पास कैलकुलेटर नहीं है? शाश्वत, ये एक दिन के जितने सेकंड्स निकले उसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल, अबे जितने सेकंड उतने ही करोड़ रुपए खर्च हुए ना एक दिन में। दोनों सेम स्कूल में हो क्या? सेम स्कूल में आप लोग? सर 6.7 बिलियन सेंचुरीज। सर 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जो भी है, देख ला, मैं दिखाता हूँ। इधर देखिए, हमारे पास टोटल मनी कितना है? मनी वी हैव इज रुपीज 6.023 × 10 की पावर 23 है, ठीक है। और हम स्पेंड कर रहे हैं, मनी स्पेंड इज 1 करोड़ पर सेकेंड। 1 करोड़ पर सेकेंड। अच्छा, 1 करोड़ का अगर मुझे 10 की पावर में लिखना हो, कितना लिखेंगे? अरे 1 करोड़ को ये है ना, यही है ना 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। अच्छा, तो पर सेकेंड इतना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। अब
एक दिन में कितने सेकंड? एक दिन में 3600, एक घंटे में इंटू 24 घंटे, इतने सेकंड? 86,400 सेकंड है। यानी कि हम एक दिन में इन वन डे हम कितना स्पेंड कर रहे हैं? 86,400, क्योंकि हम हर सेकंड में 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं ना, तो हम एक दिन में 86,400 इंटू 10⁻7 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। 86,400 करोड़ हम एक दिन में खर्च कर रहे हैं ना, जितने सेकंड उतना खर्चा। आपने डे बोल दिया था। हाँ डे बोल दिया था, हाँ तो डे बोल दिया था, डे ही तो कर रहा हूँ। अरे पहले चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता क्यों कर रहे हो? डोंट टेक टेंशन माय बॉय। मैं बस देख रहा था कि एक दिन में मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, ठीक है, एक दिन में मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, मैं वो देख रहा था। तो एक दिन में मेरे 86,400 करोड़ खर्च हो रहे हैं। भाई एक दिन में जितने सेकंड उतने ही पैसे खर्च, क्योंकि हर सेकंड में 1 करोड़ खर्च कर रहा हूं, तो एक दिन में जितना सेकंड उतने पैसे खर्च, तो 86,400 करोड़ रुपए खर्च हो गए मेरे। अब 86,400 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? टोटल हमारे पास है 6.023 इंटू 10⁻23 और डिवाइड बाई 86,400 इंटू 10⁻7, ठीक है, डिवाइड करिए। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या इसको काटूंगा तो 10⁻16, कहाँ क्या कर दूं? अच्छा 14, हाँ ये भी काट देता हूं, तो 10⁻14, ठीक है। तो देखिए क्या मैं इसको लिख दूं 6023 अपॉन 864 इंटू 10⁻10 मैंने, अच्छा 11, हाँ सॉरी 11, ठीक है। अब 6023 डिवाइड बाई 864 करिए, 6023 डिवाइड बाई 864, 6.971 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये आ गए डेज। 6.9 को क्या हम लगभग 7 मान लें, तो ऑलमोस्ट ये आ गया 7 इंटू 10⁻11 डेज, ठीक है। ये तो डेज आ गए। अब मान लीजिए मुझे साल निकालना है, तो क्या मैं 365 से डिवाइड कर दूं? तो मान लीजिए मैं लेता हूं कोई 7,000 ले लूँ, यहाँ पे 10⁸ बचेगा, 10⁸, 7,000 डिवाइड बाई 365, 7,000 डिवाइड बाई 365 करिए, 7,000 डिवाइड बाई 365 करिए, 1.917, 19.7, 19.7 इंटू 10⁸8 ईयर्स। क्या मैं इसको मान लूं, क्या मैं इसको 20 के अप्रॉक्स मान लूं? 20 इंटू 10⁸8 ईयर्स, अच्छा 19 मान लेते हैं, हाँ ठीक है, ये 19.1 था, तो हम इसको मान लेते हैं 19 इंटू 10⁸8 ईयर्स। देखिए कितना टाइम आया भाई, 19 इंटू 10⁸8 ईयर्स के बाद भी हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे। इतनी बड़ी वैल्यू होती है। अब सोचिए इतनी बड़ी वैल्यू है, तो क्या हम इसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं? नहीं, हम इसको रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। हम केवल इसको कहां पे यूज करेंगे? नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, नंबर ऑफ कोई भी पार्टिकल निकालने के लिए, नंबर ऑफ आयन निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए। हम इन छोटे मोटे कामों के लिए इसको यूज कर लेंगे, पर रियल लाइफ में इसको यूज नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम सीखते हैं कि क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल किसी भी चीज का, 1 मोल किसी भी चीज का इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल किसी भी चीज का इज इक्वल टू 6 पॉइंट, क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? अरे कुछ अगर मजाक मेरे से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई
डांटूंगा नहीं। अच्छा मच्छर था क्या? अच्छा हाँ, तो अरे यार मच्छर की तो दिक्कत है, मारते मारते रहना, कोई दिक्कत नहीं। चलो सुनो सुनो सुनो, क्या 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10 के बाद 23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स चाहे एटम हो सकते हैं, चाहे आयन हो सकते हैं, चाहे मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। अब सुनिए, मोल्स निकालने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। 3 तरीके मोल निकालने के 3 तरीके। कितने तरीके? 3 तरीके। एक तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से, एक तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से। इधर ध्यान दीजिए, पहले इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए शाश्वत, इधर देखिए, सुनिए इधर देखिए। मोल्स निकालने के हैं 3 तरीके। एक तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से। किससे? नंबर ऑफ पार्टिकल से। मान लीजिए हमें किसी के नंबर ऑफ आइटम्स दिए हों, कुछ एक्स नंबर ऑफ आइटम दिए हों, तो अगर हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, उस एक्स नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड कर देंगे Na से। Na क्या होता है भाई साहब? ये जो नंबर है, कहां गया ये जो नंबर है, इसको हम बोलते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर। 6.023 इंटू 10 के बाद 23 को हम बोलते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर। और किसी भी पार्टिकल के नंबर दिए होंगे, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, किसी के भी नंबर दिए होंगे, नंबर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस इज दिस, तो हम उस नंबर को Na से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उस नंबर को हम Na से डिवाइड कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। एक और तरीका है मास से। किससे? मास से। मास से क्या तरीका है कि हमें किसी भी चीज का मास दिया रहेगा। अगर मान लीजिए x, किसी भी चीज का मास दिया है x, तो हम AMU से नहीं, तो हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर या मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से या मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे। किसी भी चीज का मास हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। नंबर से कैसे निकलेगा? किसी भी चीज का नंबर दिया है, डिवाइड बाय Na कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज केवल गैसेस पे लगती है। तीसरी चीज केवल गैसेस पे लगेगी। क्या चीज है वो चीज ये है, हाँ वो चीज ये है कि ध्यान से सुनिएगा, एक होती है आइडियल गैस। देखिए दुनिया में हर चीज 2 प्रकार की होती है, एक है आइडियल, एक है रियल। आइडियल मतलब परफेक्ट कि जिसमें कोई अवगुण ना हो, कोई खराबी ना हो। और रियल मतलब जैसा इंसान होता है वैसा। हर इंसान में फ्लॉज होता है ना कुछ, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ फ्लॉ होते हैं। जैसे देखिए मेरी शक्ल कितनी गंदी है, मैं क्या बात, ये बोला क्या भाई झूठी तारीफ कर रहा है तू मेरी शाश्वत। मैं अपने आप को रोज शीशे में देखता हूँ। सुन, जैसे मेरी शक्ल कितनी गंदी है, मैं और कोई काम नहीं कर पाता पढ़ाने के अलावा, मुझे और कुछ नहीं आता जिंदगी में, पढ़ाने आता है। तो मेरे अंदर 100 तरह के अवगुण है। क्या मैं रियल हूं? हाँ मैं रियल हूं। अच्छा कुछ लोग होते हैं, नहीं वैसे आइडियल तो कोई नहीं होता मान लो, पर क्या हमें रियल लोगों को समझने के लिए आइडियल चीजें समझनी पड़ती हैं। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। क्या कोई हमेशा सच बोलता है? नहीं। क्या कोई हमेशा ऑनेस्ट होता है? नहीं। और क्या हम पढ़ते थे ताकि हम ये आगे जाके जान पाए कि ऐसा कोई होता नहीं है। इसी तरह हम पढ़ते हैं आइडियल गैसेस। इस दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं, वो उनमें से कोई भी आइडियल नहीं है। पर फिर भी हम आइडियल गैसेस क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम जान पाए कि कोई भी आइडियल क्यों नहीं है।
क्यों नहीं है? तो आइडियल गैसेस की कुछ कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको डील करना बहुत आसान होता है, उनकी कुछ कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, वो खास प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। वैसे आपके सिलेबस से एक चैप्टर हटा दिया गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसी में हम वो पढ़ते थे, पर फिर भी हम वो पढ़ेंगे। नहीं बट 12th में थोड़ा ना, मैं 12th भी पढ़ा रहा हूँ, 12th में थोड़ा ना स्टेट्स ऑफ मैटर। 11th का चैप्टर 5 था, वो हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन उसके बिना ये दिक्कत है कि आप थर्मोडायनेमिक्स कायदे से नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत लिंक है भाई, बहुत लिंक है। गैसेस पढ़े बिना थर्मोडायनेमिक्स का चू नहीं हो पाएगा आपसे, पेन नहीं हिलेगी, तो इसलिए मैं वो पढ़ाऊंगा। तो सुनिएगा, तो आइडियल गैसेस की कुछ बहुत खास प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से एक है कि उनमें से एक ये है, क्या वीडियो रुक गया क्या? टेम्परेचर हाई हो गया, एक मिनट, ये चार्ज नहीं हो रहा है क्या? मेरे को देख लो, चार्ज क्यों नहीं हो रहा है ये? नहीं यार, चार्ज तो है इसमें। नहीं, वो चार्ज हो गया, टेम्परेचर हाई मतलब कि वीडियो बन रही है, चार्ज भी हो रहा है। हाँ ये है ना, फोन गर्म हो गया होगा, फोन तो गर्म हो गया। सब क्लियर कर दीजिए नोटिफिकेशन। The phone temperature is too high for safety reason। जतिन सर को बुला के लाइए, एक मिनट, उनसे पूछ लिया जाए क्या करना है, बाकी हम लोग अपना पढ़ते हैं।